हाँ, तो ये हम शुरू करते हैं। ये पहला वाला लेसन है। देखो कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैट्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स है। अब इसमें पढ़ लिया है वाला, अच्छा है, पता है, लेकिन इसको एक बार और देख लेते हैं। इसमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो समझनी चाहिए, है ना। इलेक्ट्रोस्टैट्स में पहला देखो, जो पहला हमारा इसमें टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस, फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, कंडक्टर इंसुलेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, है ना। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, व्हाट इज चार्ज, है ना। चलो व्हाट इज चार्ज बता देते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज इज जो हमारी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, मतलब 1 कूलम जो हमारी एसआई यूनिट ऑफ चार्ज है, ये पता है। 1 कूलम इज इक्वल्स टू क्या, 1 कूलम इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर सेकेंड। मतलब क्या, if a current of 1 ampere flows through a conductor for 1 second, the charge flown is 1 coulomb। ठीक है, ये तुम्हारी थोड़ी सी वो है डेफिनेशन इसका। ये थोड़ा डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं, ऐसा कोई इसमें समझने वाला भी नहीं है। फिर क्या होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? चार्ज क्वांटाइजेशन मतलब चार्ज कैन बी ट्रांसफर्ड या फिर एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड इन द इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ई। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब कभी आपने हाफ हाफ ई नहीं सुना होगा, या फिर 2/3 ई नहीं सुना होगा, है ना। हमेशा हम यही, मतलब द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्जेस ई, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन हमारा स्मॉलेस्ट पॉजिटिव चार्ज, स्मॉलेस्ट फंडामेंटल चार्ज जो एग्जिस्ट करता है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है ना। चार्ज कैन नॉट बी डिवाइडेड इनडेफिनेटली, है ना, ये होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे हम क्या करते थे, अपने जब बालों पे हम रब करते थे उसको, स्केल को, फिर हमारा वो चिपक जाता था, क्या हमारा पेपर चिपक जाता था। तो इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हमारा स्केल पे आया है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा जो टोटल चार्ज है वो इस तरीके से जीरो है ना। जीरो नहीं, अगर हमारा किसी चीज पे चार्ज होगा तो वो कंजर्व्ड रहेगा, मतलब वो ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता चार्ज आपका, है ना। ये हमारा है। और ऐसी ये सब चीज़ें ज़्यादा याद करने ऐसी कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो अब क्या है, जो हमारा मेन चीज़ आती है इसमें, कूलम्स लॉ। ठीक है, कूलम्स लॉ चीज़ आती है। कूलम्स लॉ क्या है? कूलम्स लॉ है क्या? कूलम्स लॉ है, देखो कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ में क्या बताता है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, आराम से दिख रहा है, फोर्स बिटवीन हमारा टू चार्जेस हमें कूलम्स लॉ बताता है। तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस कैसे लगते हैं? ये लगने वाला सिस्टम है ना, इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब आपको बता दूं इस चैप्टर में से आता क्या है ना, जो मेनली इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर में से आता क्या है, देखो ऐसी चीजें आती हैं मेनली इस चैप्टर में से। पहले आपका इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, पहले इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो कि जैसे आपका एक ट्राइंगल है, ठीक है, इस पे आपका एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज इधर रखा हुआ है, एक चार्ज आपका इधर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे चार्जेस आपके पास रखे हुए हैं। ठीक है, तो क्या है बताओ, ये कोई हमारा चार्ज है कितने कूलम का, ये होगा, ये कोई चार्ज है, ये एक हमारा कोई चार्ज है, बताओ इस पे इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पे कितनी फोर्स लगेगी, किस डायरेक्शन में लगेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या फिर आपके ऐसे ही एक आपको स्क्वायर दे देगा, कुछ दे देगा, है ना, ऐसे ही करके। ये आपका ये आपका ऐसे कुछ हो सकता है, यहाँ पे चार्जेस रखे हुए हैं, यहाँ पे चार्जेस, किस पे कितनी फोर्स लग रही है, कितना इसका इसका यहाँ से डिस्टेंस वगैरह कितना, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये हमारे चार्जेस रखे हुए हैं, है ना, ये हमारा एक यहाँ पे चार्ज है, एक यहाँ पे चार्ज है, एक चार्ज हम यहाँ पे कहाँ पे रखें, कितने डिस्टेंस पे रखें यहाँ पे चार्ज, कि हमारा इस चार्ज पे जो नेट फोर्स हो जीरो हो। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ये वाला हो गया कूलम्स लॉ वाला क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा 3 चीजों में डिवाइडेड है, कूलम्स लॉ, फिर उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े बहुत हो सकते हैं, जैसे कि आपकी ये दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स है, यहाँ पे हमने एक ऑयल ड्रॉप सस्पेंड कर दी, ऑयल ड्रॉप हमने यहाँ पे सस्पेंड कर दी, तो कितने वेट की होनी चाहिए, कितने वेट की ऑयल ड्रॉप होनी चाहिए कि वो सस्पेंडेड रहे, इस टाइप के सवाल आ जाते हैं। और जो मेनली एक देखो, इस ये वाला सवाल तो एक आएगा ही, कूलम्स लॉ पे बेस्ड सवाल जरूर आएगा, अबाउट 4 मार्क्स समथिंग का सवाल आएगा, ऑप्शनल में आएगा, शायद ना भी आए लेकिन आएगा जरूर, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का 1-2 मार्क का आ सकता है कभी। और एक और जो मेन चीज है, जो मेन चीज है वो ये वाली, ये वाला ना, ये वाली चीज जरूर आएगी। कौन सी वाली? डाइपोल। इसके बाद डाइपोल आता है, डाइपोल वाला जरूर आएगा। डाइपोल के डेरिवेशन होते हैं, डेरिवेशन भी आएगा पक्का, पक्का एक डाइपोल का डेरिवेशन आएगा, 4 मार्क का समथिंग वो डेरिवेशन हो सकता है, आराम से वो आएगा। फिर और उसमें क्या होता है, वर्क डन बाय डाइपोल,
वर्क डन बाय डाइपोल ये वाला आ सकता है ना, ये आएगा, ये तो जरूर आता है, मतलब लगभग लगभग 6 से लेके 8 मार्क तक का आपका इसी चैप्टर में आएगा, और आपके मिनिमम मिनिमम 3 लेसन में कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। और मैं बता रहा हूँ किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस, देखो तरीका पढ़ाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट है ना, तरीका पढ़ाई करने का बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं कि मतलब हम कुछ भी पढ़े जा रहे हैं, हमें एक तरीके से करना है। क्या करना है तरीके से, हमें बस इसके पहले एग्जाम्पल्स करने हैं, एग्जाम्पल जो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अबाउट अबाउट 10 15 टू 20 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल, उसके बाद एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल्स कर लो। देखो नो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज, नो न्यूमेरिकल एक्सरसाइजेज, कोई एक्सरसाइज न्यूमेरिकल एक्सरसाइज करनी नहीं है, बिल्कुल नहीं करनी, मैंने आज तक नहीं करी। मेरे बिल्कुल अच्छे से 98 मार्क्स आए फिजिक्स में, वो 2 मार्क की तो पता है कैसे गलती हो गई थी, वो पता है सिली मिस्टेक होगी, वो भी नहीं होनी चाहिए, फुल आएंगे आपके, फुल आएंगे बिल्कुल, इस बार तो और फुल आ जाएंगे थोड़ी सी मेहनत करके। और फिर क्या होता है, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं ना, सारे पीछे के क्वेश्चन एक बार देखने हैं, बैक क्वेश्चन एक बार बस देखने, उन्हें पढ़ पढ़ के देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इस तरीके से ही आ जाएगा। लेकिन आपको न्यूमेरिकल एग्जाम्पल समझने के लिए आपको कॉन्सेप्ट इंप्रूव होना चाहिए, कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। और मुझे पता है जो कॉन्सेप्ट है ना इसका जो कॉन्सेप्ट है, कूलम्स लॉ का कॉन्सेप्ट, वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है बच्चों का। बस ऐसे ही वेक्टर फॉर्म लर्न कर ली कूलम्स लॉ की, इस तरीके से वेक्टर फॉर्म कुछ ऐसे लर्न कर ली, ये होता है भाई, ये क्या होता है, अब यही नहीं पता ये क्या होता है, ये क्या लग रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वेक्टर फॉर्म लर्न कर ली लेकिन पता नहीं है किस तरीके से लग रहा है, तो ये अभी देखते हैं थोड़ा सा, इसके 1-2 सवाल भी कर लेंगे आराम से, फिर आप सवाल करना, है ना, तो वही वैसे ही हो जाएगा। और जो डाउट होगी वो डाउट क्लास में हम देख लेंगे। तो पहले देखते हैं कूलम्स लॉ, चलो। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट इज कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, लिख देते हैं यहाँ पे अच्छे से, अच्छी राइटिंग में लिखेंगे थोड़ा, कूलम्स लॉ। अब देखो इसकी डेफिनेशन इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डेफिनेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट है नहीं, डेफिनेशन इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, स्पेलिंग का इतना कुछ नहीं रहता, देख लेना, ठीक है। लेकिन इसमें आप बोलते हो कि आपको याद नहीं करनी है डेफिनेशन, बिल्कुल याद नहीं करनी है डेफिनेशन, लेकिन कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो याद ध्यान रखनी है। इसमें क्या लिखा हुआ है, क्या होता क्या है, इफ टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, सॉरी ये क्या कर दिया, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, कितना, kept at a distance r, then the force acting between those charges, इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी वो ये होगी, will be proportional to the product of the two charges, q1 2 का प्रोडक्ट और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए हमारा ये क्या आया, कांस्टेंट k कांस्टेंट पता चला कितना होता है हमारा, k कांस्टेंट कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये हमें पता चला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। अब देखो टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, अब इसमें डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, स्टेशनरी क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चार्जेस इन मोशन हैव मैग्नेटिक इफेक्ट्स। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट चार्ज इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए अलग होता है लॉ आपका, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए मेनली आप गॉस थ्योरम पढ़ोगे, पॉइंट चार्ज होना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये हमने फोर्स समझ तो ली भाई, फोर्स ऐसे ऐसे लग रही है, फोर्स इसकी ऐसा यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये सब एक एक मार्क का आ जाएगा, ये सब देख लो ध्यान कर, ऐसी 11th की चीजें, डायमेंशनल फॉर्मूला आराम से समझ में आ जाएगा। लेकिन फोर्स लग कैसे रही है इसमें, अब वो इंपॉर्टेंट चीज समझना है, फोर्स लग कैसे रही है, क्योंकि सवाल ना इस टाइप के ट्राइंगल वाले सवाल ऐसे ही करके ऐसे ही होते हैं, आप अगर समझोगे नहीं कैसे हो रहे हैं, तो फोर्स कैसे लग रही है तब आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखो फोर्स कैसे लग रही है, ये दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, इसको एक काम करते हैं, इसको एक बार ढंग से एक बार कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये दो देखो, ये दो हमारे स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, ये हमारे दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2, ये A पे रखा हुआ है और ये B पॉइंट है। देखो अब फोर्स इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगे हमने कूलम्स लॉ से देख लिया, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब लग कैसे रही है फोर्स, फिजिक्स में बस फोर्स लग रही है, क्वालिटेटिवली हमें पता नहीं, हमें क्वांटिटेटिवली भी चीजें देखनी, लग कैसे रही है। अब देखो इस चार्ज पे Q2 पे एक Q1 फोर्स लगाएगा, देखो पॉजिटिव चार्जेस रिपेल ईच अदर, Q2 पे Q1 एक फोर्स लगाएगा जो होगी F21, मतलब इसका ये समझो, ये बोलना समझो, F21 क्या है, ये F21 है क्या है, F21 is the force on 2 due to 1, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, इस डायरेक्शन में लग रही है। ऐसे ही आपका
ये क्या होगा, बताओ बताओ जल्दी बोलो, F12 होगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू। ये अब डायरेक्शन भी बता दी तो ये वेक्टर होगा हमारा, ये ऐसे। इसी तरीके से अगर आपके पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता, तो कैसे करते आप बताओ। तो आप ऐसे करते, सीधी सीधी बात है, या आपका R है, या आपका A है, या आपका B है ना। आपने यहाँ पे Q1 लिख दिया और यहाँ पे आपने Q2 लिख दिया, ये आपका है। इस पे अब नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो ये होगी फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा तो ये होगी फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, इस डायरेक्शन में होगी। ये समझो, जो ये मैं चीज जो लिख रहा हूँ ना, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैंने पूरी चीज लिखी है ना आपकी, ये वाली चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने कॉपी कर लिया आपका, ताकि आपको इसमें दिक्कत ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसको चलते हैं, बाद में निकले, इसको चलते हैं। अब एक और चीज इसमें आती है, इसको ऊपर देखते पहले, एक और चीज इसमें आती है पोजीशन वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर समझ में नहीं आता, पोजीशन वेक्टर क्या होता है भाई, पोजीशन वेक्टर क्यों नहीं समझ में आता। बड़ी आसान सी बात है, आपने वेक्टर पढ़ा है, वेक्टर में एक्चुअली ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए समझ में नहीं आता। देखो ये बहुत आसान सी चीज, ओ ए बी, आपने ये चीज पढ़ी थी, ये चीज पढ़ी थी, ये आपका ओ एक वेक्टर है, ओ ए एक वेक्टर है, ऐसी ओ बी ए बी एक वेक्टर है। तो ओ बी क्या होगा, ओ बी इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा, मतलब ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए, ये ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है ना, प्लस ए बी। एक तरीका होता है याद करने का, इन दोनों को डिसॉल्व कर दो अंदर, है ना, इन दोनों को डिसॉल्व कर दो तो रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब समझ में ओ बी आ गया आपका, ये ओ बी की डायरेक्शन है। तो अब देखो ये क्या है डायरेक्शन, अब ये जैसे कि मान लो इसको ए बी को देखो, ए बी को अगर आप देख रहे हो, ए बी को आप देखो, ए बी को देखो सॉरी, ए बी को आप देख रहे हो, ये ए बी है, ए बी का मतलब क्या, फ्रॉम ए टू बी, मतलब पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ बी विद इसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ऐसे ही बी ए क्या होगा, बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी, ये वाला, ये मतलब पोजीशन ऑफ किसकी पोजीशन बता रहा है, पोजीशन ऑफ ए की पोजीशन, इसकी तरफ एरो पॉइंट कर रहा है, ए की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी, जहां से पॉइंट कर रहा है। जैसे आप किसी को पॉइंट करोगे तो आप अपने रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन बताओगे ना, अपने रिस्पेक्ट में, तो ऐसे ही हो, जहां से पॉइंट कर रहा है, जहां को पॉइंट कर रहा है, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए है, ठीक है। ये विद रिस्पेक्ट टू वाली चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है फिजिक्स में, स्पेशली मैथ्स में भी, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख लो, इसी तरीके से भाई बिल्कुल यहाँ पे देख लो ना, ये क्या है, ये क्या है देखो, ये पूरी, ये क्या बताओ, अब आपको ये बताना, आराम कुछ बताओगे, खुद मुझे बताओगे क्या है, किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, कहाँ से, ये क्या, पोजीशन ऑफ टू, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, पोजीशन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन। ये क्या है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू टू, ये है। कितना आसान है, ये आसान होता है, बिल्कुल आसान, ये बिल्कुल, ये याद करना है, इसे इंपॉर्टेंट है। क्यों, आप वो देखते हो ना कि अब समझ में नहीं आता, इस टाइप से लिखा होता है, इस टाइप से हमें दिखते हैं क्या, वो वाला लॉ देखते हैं हम इस टाइप से, देखो ऐसे करके हम देखते हैं कि ऐसे लिखा होता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन, ऐसे करके लिखा होता है एफ आर वन टू का स्क्वायर, और ये स्क्वायर, ये डायरेक्शन में बता रहा है, ये क्या है, ये क्या है, ये यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर तो आर वन टू कैप, ए कैप इज यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग, यूनिट वेक्टर, unit vector pointing in r12 वेक्टर डायरेक्शन, ये है यूनिट वेक्टर। इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, इसका कोई मैग्नीट्यूड, बस डायरेक्शन बता रहा है, मतलब कैसे बता रहा है, F12 किधर फोर्स है, F12 इज अ फोर्स, F12 इज अ फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट, F12 लेफ्ट की तरफ फोर्स है, F21 लेफ्ट की तरफ फोर्स है, और F12 राइट की तरफ फोर्स है, ये यही बता रहा है बस। ये क्या होता है, ये होता क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या है बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ वन, पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, और पोजीशन वेक्टर ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन का मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो आपका डायरेक्शन वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर आ जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ दैट ओरिजिनल वेक्टर, ये आपका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है ये। इसका मतलब ये बता रहा है, देखो जो आपका ये है ना, यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बता रहा है कि F12 इस डायरेक्शन में है, मतलब डायरेक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, मतलब इस डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू मतलब लेफ्ट डायरेक्शन में। इसी तरीके से आपका F21 लिख दो, F21 राइट में होगा, F21 राइट में होगा, कैसे होगा F21 राइट में, देखो F21 राइट में होगा, F21 कितना होगा,
सॉरी F21 कितना होगा बताओ। F21 ये वाला लेफ्ट वाला, F21 कितना होगा, ये होगा K Q1 Q2 पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का स्क्वायर, और ये क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या मतलब क्या है पोजिशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ये इस डायरेक्शन में, ये वाला F21 होगा। समझ में आ गया ना, इसको अच्छे से समझना इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार और देख लेते हैं एक तरीके से, देखो अच्छे तरीके से एक बार और देख लेते हैं। ये चीज आपको याद समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। देखो दोबारा बता देते हैं इसको। ये आपका एक चार्ज है, ये थोड़ा छोटा हो रहा है, कोई बात नहीं, बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका एक है और ये आपका एक पॉइंट है, ठीक है। ये है Q1, ये है आपका Q2। इसको एक बार समराइज करते हैं, दोनों पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका ये चल रहा है, यहाँ पे आपका ये चल रहा है, ठीक है। ये आपका डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R है, अभी हमने वो नहीं बताया। ये आपका पॉइंट A है, आपका पॉइंट B मान लीजिए। अब हम आराम से बताते हैं, देखो इसको साइड में लिख भी लेते हैं, इसको सेव भी कर लेंगे। अब बताओ ये क्या है, ये क्या है, बताओ ये क्या है। पोजीशन ऑफ टू की तरफ पॉइंट हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू 1, ये है। इसको लिख लेंगे यहाँ पे, इसको अभी सबको लिखेंगे क्या है। और ये क्या है, ये क्या है, पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है। ये पोजीशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 है। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। ये क्या है, ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। समझ में है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब इस डायरेक्शन में क्यों है, मतलब ये आपका लेफ्ट की तरफ है और ये आपका राइट की तरफ क्यों, क्योंकि भाई दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं। पॉजिटिव चार्जेस इस तरीके से आपका एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब ऐसे ही आप नेगेटिव का एक बार देख लो, नेगेटिव का देख लो एक बार, है ना। नेगेटिव का क्या सिस्टम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव का क्या सिस्टम रहेगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव भी बिल्कुल इसी तरह से करेंगे जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अब ऐसे ही ये तो सेम रहेगा, पोजीशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 और पोजीशन वेक्टर ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, ये क्या है। अब यहाँ पे फोर्स चेंज हो जाएगी, ठीक है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी फोर्स की, और फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। इसको याद, इसको ध्यान से आप उसको समझना पड़ेगा आपको, है ना। इसके लिए जो आप लगाओगे, देखो इसके लिए जो आप लगाओगे, इसके लिए जो आप लॉ लगाओगे, इसके लिए क्या लगोगे, कैसे लिखोगे वेक्टर फॉर्म में, देखो F, ध्यान से लिखेंगे F21। देखो F21 क्या है, मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2, बोलो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 ड्यू टू 1 क्या है ये, K Q1 Q2। भाई चार्ज तो स्केलर है, कोई शक नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस है हमारा R, हमारा डिस्टेंस है, R स्क्वायर कर दो। डायरेक्शन बता दो, इसकी डायरेक्शन क्या है, हमारी इसकी डायरेक्शन बताओ क्या है डायरेक्शन। यहाँ पर तो आप यहाँ पे ऐसे लिख रहे हो, यहाँ पर तो यहाँ पे आप ऐसे लिख रहे हो राइट, ये आपकी डायरेक्शन बता दी इसने यहाँ पे। लेकिन अगर आप वेक्टर फॉर्म में, अगर एक क्वेश्चन आया वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे इसको, आराम से पोजीशन डायरेक्शन वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। डायरेक्शन वेक्टर कितनी है, देखो ये वाली डायरेक्शन वेक्टर, ऐसे करके आप फिगर बना देना, फिगर बना दो अच्छे से, आराम से मार्क मिल जाएंगे, ऐसे कर दोगे, ठीक है। इसमें क्या करोगे, देखो इसमें क्या है, दोनों को मैं F12 ही लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसमें क्या है भाई, K है, Q1 Q2 तो है ही आराम से, और R स्क्वायर है, R स्क्वायर है। इसमें क्या है बताओ, इसमें क्या है, इसमें F2 की डायरेक्शन क्या है, F21 की डायरेक्शन क्या है बताओ, इसमें इसमें क्या है। ये आपने देखा यार, ये R21 में तो है नहीं, R21 में तो है नहीं, R21 की डायरेक्शन में तो है नहीं, ये नेगेटिव ऑफ R21 की डायरेक्शन में, नेगेटिव ऑफ R21 की डायरेक्शन में। या फिर तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो F21, ऐसे लिखो, है ना, क्योंकि नेगेटिव ऑफ R1 इस डायरेक्शन में, इसका मतलब नेगेटिव दिखा रहा है कि इसकी डायरेक्शन वेक्टर R21 के ऑपोजिट है। ये नेगेटिव साइन, दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग, दिस नेगेटिव साइन इज शोइंग कि डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू, is opposite to direction वेक्टर r कैप टू 1, ये। या फिर आप इसको ऐसे लिखते, और इसको आप ऐसे लिखते, देखो ऐसे लिखते, कैसे लिखते, K Q1 Q2 R स्क्वायर, भाई डिस्टेंस का स्क्वायर, वो तो स्क्वायर करोगे आपका सेम ही रहेगा। या फिर इसे ऐसे लिखते, है ना, ये वाला लिखते, ये F21 ही रहेगा। समझ में आ रहा है, F21 की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, F21 की डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन, देखो समझ में आ रहा है ना, ये वाली डायरेक्शन ऐसे। ये देखो वेक्टर फॉर्म समझ में नहीं आती थी बच्चों को, इसलिए इंपॉर्टेंट हो कि ऐसे ही रट पट लेते थे, कुछ ऐसे ही कर लेते थे ना, वो समझ में नहीं आता था, इसलिए थोड़ी बहुत ये पढ़ाना इंपॉर्टेंट है।
वरना तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका सेंस ही काम आता है। सेंस क्या क्या सेंस काम आता है, किस सेंस में काम आता है कि यार देखो पॉजिटिव चार्ज पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, नेगेटिव चार्ज में तुम्हारी इस डायरेक्शन में फोर्स, यहाँ पे इसमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगी है, इसको बोलना इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, किसकी वजह से, इसकी वजह से फोर्स लग रही है। भाई दोनों के बीच में फोर्स तो लगती है, क्या फोर्स लगती है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग अलग रहती है ना। नेगेटिव में अलग डायरेक्शन रहती है, क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप ट्राइंगल वाइंगल वो बना के कि किस डायरेक्शन में कहाँ लग रही है, फोर्स जीरो करो, तो कैसे फोर्स जीरो करोगे, क्या करोगे, वो तो ऐसे ही करोगे ना जब आपको पता होगा किस डायरेक्शन में लग रही होगी। ठीक है, ये चीज इसलिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। अब इसमें क्या है, अब इसमें देखो इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, देखो एक हेडिंग भी है, इंपॉर्टेंस ऑफ कूलम्ब लॉ एंड वेक्टर फॉर्म, है ना, ये हेडिंग भी है इसमें, यही है। अब देखो क्या है इसमें, अब इसमें क्या है, अब देखो इसमें क्या है, अब इसमें थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि क्या है, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू कूलम्ब लॉ थ्योरेटिकली एस्टैब्लिश कर सकते हैं, सब वो सब ना, ये ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, चार्जेस एट रेस्ट पे होता है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है फॉर ओनली एट रेस्ट वाला, क्योंकि मोशन वाले का मैग्नेटिक इफेक्ट भी होता है। पॉइंट चार्जेस, बोथ चार्जेस एक्सर्ट इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, चाहे चार्जेस सेम ना हो लेकिन उनका मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम क्यों रहेगा, देखो क्योंकि मैग्नीट्यूड तो उनका सेम ही रहेगा, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, अगर ये ज्यादा होगा ये छोटा होगा तो दोनों पे वो सेम लगेगी, डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है। ठीक है, फोर्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन देम, नेचर ऑफ मीडियम क्यों, के की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हम पढ़ेंगे, इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे, परमिटिविटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होती है, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, डायरेक्ट ये क्या होता है, डायरेक्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब आगे कैपेसिटेंस वगैरह में, मैग्नेटिक वगैरह में वो सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखते हैं। इसके बाद जो मेन चीज आती है थोड़ा सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, यही है जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ना, यही है जिससे आपका क्वेश्चन होंगे आपके, कौन से वाले क्वेश्चन, ये ट्राइंगल वाले क्वेश्चन, या फिर ये ऐसे पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन होंगे। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना इंपॉर्टेंट है प्रिंसिपल, क्या कहना